नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन 100 दिन के आसपास की हो गई हैं और उसमें अंतिम स्प्रे या लास्ट स्प्रे या अंतिम छिड़काव का समय हो चुका है। क्योंकि किसान भाइयों के मन में लगातार डाउट है कि अंतिम अवस्था में क्या हमें छिड़काव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इस समय कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, कंद फुलाने के लिए कौन से दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, ऐसे लगातार कमेंट भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी किसान भाई पूछ रहे हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से भी किसान भाई पूछ रहे हैं। तो उसी अनुरूप हम आज वीडियो बना रहे हैं कि अंतिम अवस्था पर लहसुन की फसल जब 100 दिन के आसपास की होती है या 100 दिन से 110 दिन की होती है, तब हमें कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके और हमारा जो इन्वेस्टमेंट या पैसा हो वह बर्बाद ना जाए। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए, हमारी मेहनत पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो आप अपना प्यार लाइक के रूप में हमें जरूर भेजें और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, बात करें लहसुन की फसल जब 100 दिन की अवस्था में रहती है या अंतिम अवस्था में रहती है, तब उसमें रोग क्या क्या लगते हैं। तो किसान साथियों, जब तक लहसुन की फसल 100 दिन की या आखिरी अवस्था में आती है, जब तक 3 दिन और रात का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा होने लग जाता है, रात का टेम्परेचर कम होता है और दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगता है और गर्मी की और उमस की वजह से जो है थ्रिप्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा भयंकर स्थिति में आने लगती है। और अगर लास्ट अवस्था पर हम थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं और भोजन बनाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं और उसके साथ ही साथ उसमें फंगस और पीलापन आकर लहसुन जल्दी सूख जाती है और हमारा कंद बनते समय पौधा तनाव में आने के कारण उसका कंद काफ़ी छोटा रह जाता है। तो उन किसान भाइयों को यही जवाब दूंगा मैं जो पूछ रहे थे कि अंतिम अवस्था में स्प्रे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनको स्प्रे जरूर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो मेहनत इतने दिन की है उसका सार अभी उन्हें मिलने वाला है। एक तो अभी थ्रिप्स की समस्या रहती है, काले और जो पीले रंग के थ्रिप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही साथ जो नोक सूखने की समस्या ऊपर से होती है और जो झंडा पत्ता जो ऊपर का पत्ता होता है उसमें अगर नोक सूखती है तो उसमें फिर हमें फंगस का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पर कंद नहीं फूल रहा है तो उसके लिए कौन सी दवाई लेनी है और साथ ही साथ में लास्ट में जो NPK होता है उसमें से हमें क्या लेना है उसकी जानकारी भी इसमें हम आगे पूरी दवाई आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, समय प्रमुखतः दो ही समस्याएं बीमारी होती हैं, एक तो थ्रिप्स होती है और एक फंगस या पीलापन होता है। उसके बाद में कमजोर जो कंद बन रहा है, हमारा छोटा कंद बन रहा है, उसमें कंद फटने की समस्या आ रही है, तो उसके लिए कौन सी दवाई लेनी है उसकी विस्तार से बात। साथियों, आपको भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अंतिम या आखिरी स्प्रे में आपको कौन सी दवाई लेना है उसकी विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाली है। तो किसान साथियों, इसमें अपने को थ्रिप्स के लिए जो है एक तो इंसेक्टिसाइड लेना है जिसमें कि सिस्टोमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हमें लेना है। उसके बाद में एक फंगिसाइड लेना है और उसके बाद में कंद को फुलाने के लिए या उसकी जो ग्रोथ है या कंद का आकार बढ़ाने के लिए हमें NPK या जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है उसको लेना है। अपनी आवश्यकता अनुसार लेना है, आपकी फसल कैसी है उसके अनुसार आपको लेना है। उसकी जानकारी भी मैं देने वाला हूं कि आपकी कंडीशन जो फसल की क्या है उसके हिसाब से आपको क्या लेना है। तो किसान साथियों, आपकी फसल में भयंकर थ्रिप्स का रोग है या उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काले और पीले रंग के थ्रिप्स हैं, तो फिर आपको जो जंप के नाम से बायर का जंप आता है वह लेना है। इसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में होता है, यानी कि जो दानेदार फॉर्म में होता है, और इसका आपको उपयोग करना है। इसका आपको जो है उपयोग करना है 12 से 15 ग्राम जो है इस फिप्रोनिल WG फॉर्म में आती है, इसका आपको उपयोग करना है, जो कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगी। यह बायर कंपनी की जम के नाम से आती हैं। इसके साथ में आपको जो इमिडाक्लोपिड होती है 70% WG फॉर्म में, यह जो है आपको ले लेना है। इसकी मात्रा की अगर बात करें तो इसकी भी आपको 20 ग्राम या 20 ml आपको प्रति जो बीघा के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। यह भी दानेदार में होता है, इसकी भी आपको 18 से 20 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब
हिसाब से मात्रा लेनी है। तो भयंकर प्रकोप है तो आप इन दोनों जो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आपके यहाँ पर थोड़ा सा हल्का प्रकोप है पर सामान्य से ज़्यादा है तो फिर जो थायोमेथाक्साम 25% होती हैं उसका आप उपयोग कर सकते हो। इसका भी आपको 50 से 60 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग करना है। और इसके साथ में आप जो लेमडासाइलोथीन होती है वह 200 ग्राम प्रति बीघा ले सकते हो, जिसमें कि 4.9 CS फॉर्म वाली होती हैं उसको 200 ग्राम आपको ले लेना है। जो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी अधिक है तो आप इन दोनों टेक्निकल का इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग कर सकते हो। आपके यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल समस्या है, कोई ज़्यादा विशेष थ्रिप्स का प्रकोप नहीं है तो फिर आपको जो लांसर गोल्ड के नाम से एक दवाई आती है जिसमें कि एसीफेड और इमिडाक्लोपिड दोनों होता है तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हो। इसका उपयोग भी आपको 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से करना है। और इसके साथ में जो लेमडासाइलोथीन या प्रोफेनोफास में से आप कुछ भी ले सकते हो। प्रोफेनोफास आपको 150 ml प्रति बीघा के हिसाब से लेकर लांसर गोल्ड जो कि इमिडा प्लस एसीफेड का कॉम्बिनेशन होता है उसका आप उपयोग कर सकते हो। तो आपके यहाँ पर जैसी थ्रिप्स है जैसी समस्या है उसके हिसाब से मैंने तीनों तरह के टेक्निकल बता दिए हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हो और मात्रा भी मैंने बता दी है। अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में है तो आप इसका उपयोग करें, थोड़ा कम है तो आप इन दोनों दवाओं का उपयोग करें, और ज़्यादा ही कम है या नॉर्मल कंडीशन है तो आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हो। इनकी मात्रा भी हमने बता दी है। इसमें इमिडा प्लस थायोमेथाक्साम का एक कॉम्बिनेशन भी आता है, वह भी आप इसकी जगह ले सकते हो। तो किसान साथियों ये थ्रिप्स की दवाई या इंसेक्टिसाइड की बात हो गई। अब आते हैं हम फंगीसाइड पर, क्योंकि फंगीसाइड भी पीलापन और पौधे की ग्रोथ रुकी हुई को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। तो आप उसमें भी 2 से 3 टेक्निकल में बताने वाले हूँ ले सकते हो। आप धानुका कंपनी की कोनिका ले सकते हो। उसकी मात्रा की बात करें तो इसका आपको 60 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग करना है। लस्टर जो धानुका कंपनी का आता है इसमें भी मेनकोजेब प्लस फ्लूसिलाजोल होता है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। यह भी काफ़ी चमत्कारिक परिणाम जो है फंगस के अनुरूप देता है। इसके बाद BASF कंपनी का प्रायोक्सर है जो कि अपन सोयाबीन में भी उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हो। ये तीनों दवाई ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान अगर फंगस कर रही है, ज़्यादा पीलापन है तो आपको करना है। अगर आपके यहाँ पर नॉर्मल समस्या है, थोड़ी थोड़ी नोक सूख रही है या हल्का ही पीलापन है, तो फिर आप जो सिस्टोमेटिक फंगीसाइड थायोफिनेट मिथाइल होता है जो कि काफ़ी सस्ता होता है उसका उपयोग कर सकते हो, या जो रेडोमिल गोल्ड के नाम से सिजेंटाक आता है उसका कर सकते हो, और वही टेक्निकल जो अडामा कंपनी के सिस्कोन में होता है उसका उपयोग आप कर सकते हो। तो फंगीसाइड में भी मैंने 2 वेराइटी आपको बता दी है, एक जो हेवी वेराइटी है और एक जो नॉर्मल वेराइटी है। आपके यहाँ पर जिस प्रकार की फंगस अभी लास्ट अवस्था में है उस हिसाब से आपको कर लेना है। देखा देखी नहीं करना है कि पड़ोसी क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ बीमारी अलग हो सकती है, उसका बजट अलग हो सकता है, उसकी जो है घर की स्थिति अलग हो सकती है। आपको अपने खेत की स्थिति और घर की स्थिति के अनुसार ही जो है फंगीसाइड का स्प्रे करना है। ज़्यादा मात्रा में हेवी डोज नहीं लेना है आपको। आपकी जैसी स्थिति है, आपके खेत में जैसा नुकसान हो रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको फंगीसाइड भी बता दिया है। फंगीसाइड के बाद आता है नंबर NPK का, क्योंकि लास्ट की अवस्था में NPK का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है और कंद को फुलाने में, या जो हमने जो पहले सहायक जो पोषक तत्व दिए हैं या पोषक तत्व दिए हैं उनमें कुछ कमी रह जाती है तो हमारा कंद छोटा रह जाता है। तो उसके लिए अगर आपकी फसल अभी 70 दिन से 100 दिन के बीच में है तो आप NPK 05234 ले सकते हो। इसकी मात्रा आपको 300 से 400 ग्राम प्रति बीघा लेनी है। और अगर आपकी फसल 90 दिन से 110 दिन के बीच में है तो आपको NPK 0050 लेना है, जिसमें कि सिर्फ पोटेशियम सल्फेट होता है और यह कंद, चमक और पर्दा मजबूत करने में काफ़ी सहायक होता है। तो इसकी भी आपको 400 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से मात्रा लेकर, पाली में घुलनशील होता है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने पोटास पहले नीचे से दे दिया है, आप NPK नहीं देना चाहते हो, आपका जो कंद का साइज नहीं बढ़ रहा है और पौधे का साइज काफ़ी ओवर हो चुका है, तो आप फिर जो PGR या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका उपयोग भी कर सकते हो, जिसमें कि आप घरड़ा कंपनी का चमत्कार ले सकते हो, और BASF कंपनी की लिहोसिन होती है वह ले सकते हो, सिजेंटा कंपनी की कल्टार होती है वह ले सकते हो, सुमोटोमी कंपनी की एक विद्युत के नाम से और एक तबोली के नाम से 2 टेक्निकल आते हैं वह भी आप ले सकते हो। उसके अलावा भी आप कई सारे PGR आते हैं, बायो PGR भी आते हैं, उनका उपयोग अपने बजट के अनुसार, अपने खेत की स्थिति के अनुसार कर सकते हो। पर PGR का उपयोग आपको तभी करना है कि जब आपके यहाँ पर
पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है और तना काफ़ी जाड़ा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, मोटा हो चुका है और उसकी अपेक्षा कंद काफ़ी छोटा है, तभी आपको पीजीआर का उपयोग करना है, नहीं तो अनावश्यक खर्चा आपको नहीं करना है। ये जानकारी हो गई। और आपको पीजीआर का उपयोग के क्या लाभ है, क्या नुकसान है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वह भी जाकर देखें। तो किसान साथियों, यह हो गई इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और एनपीके और पीजीआर की जानकारी। इसके साथ में आपको जो चौथी चीज होती है जो कि चिपको होता है, सिलिकॉन बेस्ड चिपको आपको कोई सी भी कंपनी का जरूर लेना है, पर शर्त यही है कि वह सिलिकॉन बेस्ड चिपको होना चाहिए, वह काफ़ी अच्छे से काम करता है। चिपको क्या कार्य करता है, कैसे करता है, क्यों डालना चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल में चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें, उसे भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, मैंने पूरा विवरण आपको लास्ट स्प्रे में दे दिया है कि आपके यहाँ पर थ्रिप्स कम है तो कौन सा टेक्निकल लेना है, ज़्यादा है तो कौन सा लेना है, मीडियम है तो कौन सा लेना है, फंगस में कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं, आपको कैसे स्थिति में कौन सा लेना है उसकी जानकारी भी दे दी है, सभी की मात्रा भी बता दी है, एनपीके कब कौन सा लेना है, कितनी मात्रा लेनी है वह जानकारी भी दे दी है। साथ ही साथ पीजीआर लेना है नहीं लेना है तो कौन सा लेना है और कितनी मात्रा में लेना है उसकी जानकारी भी मैंने दे दी है। चिपको कौन सा लेना है वह जानकारी भी दे दी है। अब आपके ऊपर है कि आपके खेत में कौन सा रोग ज़्यादा है, कौन सी स्थिति में है, उसके हिसाब से आप इन दवाओं में से कोई सी भी दवाई लेकर, एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एक एनपीके और जो है पीजीआर में से और सिलिकॉन बेस्ड चिपको, 4 चीज़ें आप लेकर अपने खेत में स्प्रे कर सकते हो। 3 से 4-5 टेक्निकल बताने का यही मकसद होता है कि आपके यहाँ पर कौन सी उपलब्ध है या नहीं है, आपके यहाँ पर कैसा रोग है, वह बताकर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आप भ्रमित ना हो। कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि आप इतनी दवाइयाँ क्यों बताते हो, तो किसान साथियों उनको भी यही जवाब है कि बहुत सारी जगह या क्षेत्रों में जब हम पर्टिकुलर एक ही दवाई बताते हैं और वही नहीं मिल पाती है तो हमारा वीडियो बेकार चला जाता है और किसान भाई को वीडियो देखने का कोई भी मतलब या महत्व नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम 3 से 4 चीज़ें बताते हैं जिसका मकसद यही होता है कि किसान भाई परेशान ना हो। और दूसरा मकसद यही होता है कि किसान भाई के यहाँ पर अगर फंगस हल्की है या थ्रिप्स हल्की हैं और हम सिर्फ हेवी टेक्निकल ही बता देते हैं तो किसान भाई को ज़्यादा खर्चा लग जाता है, जबकि वह कम खर्चे में ही अपनी बीमारी का रोग या निवारण कर सकता था। तो इसलिए हम हेवी टेक्निकल अलग बताते हैं, हल्का अलग बताते हैं और ज़्यादा ही हल्का जो नॉर्मल कंडीशन वाला अलग बता रहे हैं, जो कि किसान भाई के लिए फायदे की बात है क्योंकि उनके यहाँ पर थ्रिप्स या फंगस कम है और वह सिर्फ हम हेवी टेक्निकल बताएंगे और वह देखकर वह ले आता है तो उसको कम खर्चे की जगह ज़्यादा खर्चा लग जाता है, जबकि परिणाम सेम ही निकलता है। तो इसलिए 3 से 4-5 चीज़ें बताने का यही मकसद होता है। तो आपसे अभी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसे जो कमेंट में लिखते हो कि 4 से 5 दवाई क्यों बताते हो, तो वह समझने वाली बात है किसान साथियों, क्योंकि जो किसान भाई हैं उसका पैसा एक खून पसीने की कमाई से एक एक रुपए जोड़कर किया जाता है, इसलिए हम किसी को वेस्ट खर्चा करने की कगार पर नहीं लाते हैं, इसलिए ये सभी टेक्निकल हमने बताए हैं। तो किसान साथियों ये थी जानकारी लहसुन की फसल में अंतिम स्प्रे या लास्ट छिड़काव कौन सा करें उसकी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों अगर जानकारी को आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। बाकी चैनल पर बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो मंडी भाव से संबंधित, प्याज लहसुन की खेती, प्याज में कौन सा स्प्रे करना है, रोपाई के समय कौन सा खाद डालना है, बाद में कौन सा डालना है, लहसुन में कौन कौन से स्प्रे कब कब करने हैं, निंदाई के समय कौन सा खाद डालना है, ऐसी तमाम जानकारियां डाल रखी हैं। आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।